अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आमदीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक दफ़ा चेक कर लीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसकी वजह ये होती है कि जब आप यूट्यूब खोलते हैं और अगर हमारी वीडियो रिलीज़ हुई हुई है तो वो आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको नोटिफिकेशन का इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और इस तरह आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। खबरें बड़ी अहम हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब अब तप गया है, बड़े सख्त गुस्से में आ गया है। ये भी आपको, इसकी तफसीलात भी आपको दिखाएंगे और एक वीडियो आपको दिखानी है खौफनाक धमाके की, ईरान की जानिब से जो हमला किया गया और वो हमला किस हद तक शिद्दत का था। तकरीबन 1 मिनट की ये फुटेज है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको इस व्लॉग में आगे चल के आपको दिखाने जा रहा हूँ, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि किस हद तक खौफनाक ये धमाका हुआ है। इसके साथ साथ कुछ और भी अहम खबरें हैं, वो भी व्लॉग में आगे चल के एंड तक इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, तो एंड तक आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा जो है वो क्यों बढ़ना शुरू हो रहा है ईरान के हवाले से। और बाय द वे, ईरान के हवाले से ये खबर भी मैं आपको बता दूं कि मुश्तबा खमनाई जो है अब मंजर आम के ऊपर आने वाले हैं और आसार इस तरह के आ रहे हैं कि जैसे वो अब किसी वक्त भी जो है वो पब्लिक डोमेन में वापस आने वाले हैं। इसकी डिटेल्स भी मैं आगे चल के दूंगा। लेकिन सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा, उसे गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है, उसकी एक वजह नंबर 1 क्या है, वो ये है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता रोज़ एक करारदाद मंजूर की है जिसका मकसद डोनाल्ड ट्रंप को ईरान में मज़ीद फ़ौजी कार्रवाई से रोकना है। ये बड़ी अहम करारदाद है। इससे पहले भी इस करारदाद को मंजूर करवाने की कोशिश की गई थी लेकिन नंबर्स की वजह से जो है वो ये मंजूर नहीं हो सकी थी, लेकिन अब ये मंजूर हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी की ज़ेर क़यादत अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की करारदाद की मंजूरी से ज़ाहिर होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जमात के अरकान में भी 3 माह से जारी इस तनाज़े पर तशवीश अब बढ़ गई है। रिपब्लिकन्स ने, जो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी, उनमें से चंद रिपब्लिकन्स ने जो है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दे दिया है। सो ये जैसे कहते हैं ना, घर में शिकस्त हुई है डोनाल्ड ट्रंप को। 4 रिपब्लिकन अरकान जो हैं वो उन्होंने डेमोक्रेट्स के साथ मिल के जंगी इख्तियारात की इस करारदाद की हिमायत की है और यूँ 208 के मुकाबले में ऐवान में इस करारदाद के हक़ में 215 वोट जो है वो आ गए हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और करारदाद में ट्रंप को हिदायत की गई है कि जब तक कांग्रेस जंग का ऐलान ना करे या फौजी ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त ना दे, वो ईरान से अमरीकी फ़ौजियों को वापस बुलाएं। यह करारदाद ट्रंप के लिए कांग्रेस में एक और धचका है। हालांकि ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट दोनों में उनकी जमात को मामूली अक्सरियत हासिल है। फिलहाल ये वोट ज़्यादातर अलामती हैसियत रखता है क्योंकि किसी कानून के मौसर होने के लिए इसका ऐवान नुमाइंदगान के साथ साथ सेनेट से भी मंजूर होना ज़रूरी है। इसके अलावा ये बहस भी मौजूद है कि अगर कांग्रेस ऐसी जंगी इख्तियारात की करारदादें मंजूर कर भी ले तो क्या वो आइनी तौर पर दुरुस्त होंगी या नहीं। इसके बावजूद ये वोट जाहिर करता है कि कुछ रिपब्लिकन अरकान ट्रंप की जानिब से तनाज़े को संभालने के तरीक़ाकार से जो है अब मज़ीद मुतमईन नहीं है। ये सदारती जंगी इख्तियारात को महदूद करने की एक कामयाब 2 जमाती कोशिश भी है, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में जब जंग चौथे महीने में जो है अब दाखिल हो चुकी है। इससे पहले ऐवान में जंगी इख्तियारात की 3 करारदें नाकाम हो चुकी थी, लेकिन हर बार फ़र्क जो है वो कम होता गया था। ऐवान की रिपब्लिकन क़यादत ने गुज़िश्ता माह इस करारदाद पर वोटिंग अचानक मुलतवी कर दी थी जब इसके मंजूर होने का इम्कान पैदा हो गया था। तो जिन 4 रिपब्लिकन अरकान ने जंगी इख्तियारात की करारदाद के हक़ में वोट दिया है उनमें मिशिगन से, ओहायो से, पेंसिल्वेनिया से और केंटकी से जो है वो रिपब्लिकन शामिल हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है और कहा है कि जी ये जंग जो है वो अब ख़त्म होनी चाहिए। इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो है वो एक ख़बर दी है कि ट्रंप ने जो है वो अपने जो आसपास के लोग हैं उनसे ये कहा है कि जी अब मैं जंग जो है मैं दोबारा शुरू नहीं करूँगा, मैं जंग बंदी जो है वो बरकरार रखूँगा अगर अमरीकी फ़ौजी हलाक ना हुए तो। यानी कि अगर कोई ऐसा वाक़या हो गया कि जिसके अंदर अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए तो फिर मैं जंग बंदी जो है मैं शायद ख़त्म कर दूं, लेकिन इसके अलावा मैं जंग बंदी जो है मैं ख़त्म नहीं करूंगा। ट्रंप की ईरान के साथ दोबारा मुकम्मल तनाज़ा शुरू करने में हिचकिचाहट से ज़ाहिर होता है कि वो मशरिक़ वस्ता में एक वसी जंग से बचने के लिए हफ्तों बल्कि मुमकिन तौर पर महीनों तक महदूद नौयत की झड़पें बर्दाश्त करने पर आमादा हो सकते हैं। तो यानी ट्रंप इतनी मुश्किल में फंस चुके हैं कि वो अब अपने आसपास के लोगों को भी कह रहे हैं कि मैं कोई जंग शंग मैं दोबारा नहीं शुरू करनी। मतलब इससे पता लगता है कि आप जो है वो किस हद तक शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं। अब ये दूसरी वजह है जो मैंने बताई, एक तो वोटिंग हुई है और दूसरी वजह भी अब सामने आ गई है कि जनाब वो खुद लोगों को कह रहे हैं कि मैंने जंग नहीं शुरू करनी। तो जब आप ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने जंग शुरू नहीं करनी तो इसका मतलब है कि शिकस्त जो है वो आपका मुकद्दर बन चुकी है। इसके साथ साथ तीसरी बात जिससे पता लगा है कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो काफ़ी हद तक गुस्से में है
और उसकी वजह यह है कि एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान CNN की एक रिपोर्टर के साथ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप लड़ पड़े हुए। ये रिपोर्टर भी हैं, एंकर भी हैं, CNN पे अपना प्रोग्राम भी करती हैं। रिपोर्टर ने एक्चुअली एक सवाल किया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, सिर्फ वजाहत के लिए आपसे पहले जो सवाल पूछा गया था, क्या महकमा इंसाफ का, उनके लोकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, क्या महकमा इंसाफ का $1.8 अरब का फंड ख़त्म कर दिया गया है या सिर्फ आर्जी तौर पर रोका गया है? ये एक बड़ा नॉर्मल सा सवाल था। अब ट्रंप ने इसका आगाज़ किस तरह किया? कहता है मुझे इस बारे में वकला से पूछना होगा, मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक बात मुझे मालूम है जिसे आप वेपनाइजेशन फंड कह रहे हैं, जहां तक मेरा ताल्लुक है वो एक बेहतरीन चीज़ थी, मैंने उसे नहीं बनाया था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। क्योंकि आप जैसे लोग, अब ये CNN की रिपोर्टर को मुखातिब करते हुए कह रहे हैं, क्योंकि आप जैसे लोगों ने हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। जाली मीडिया यानी फेक मीडिया जैसे CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर इदारों ने हमारे लोगों के साथ बहुत ज्यादती की है। इस दौरान रिपोर्टर ने जो आगे से कुछ बोलने की कोशिश की, उसने कहा एक मिनट आप चुप हो जाएं, बी साइलेंट, मुझे बात करने दें। उन्होंने हमारे लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया और आपको इस पर शर्मिंदा होना चाहिए। आप कभी एक क़दामत पसंद थी, यानी रिपब्लिकन थी, वो अलबामा की एक क़दामत पसंद खातून थी। क्या आप यकीन कर सकते हैं, मतलब आसपास के लोगों को कहते हैं कि एक ज़माने में ये जो मुझसे सवाल कर रही है रिपब्लिकन होती थी, और अब देखो ये किस तरह के सवाल कर रही है। लेकिन ख़ास तौर पे CNN बहुत गलत रिपोर्टिंग करता है। अलबत्ता अब इसके नए मालिक आ चुके हैं तो शायद वो मामला दुरुस्त कर लें, अगरचा मुझे शक है, क्योंकि कचरा या गंदगी को दुरुस्त करना जो है वो आसान नहीं होता। लेकिन CNN और दीगर इदारों ने लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया। ये लोग अजीम लोग थे, लेकिन उन्हें तबाह कर दिया गया, इनके ख़ानदान तबाह हो गए, बहुत से लोगों ने खुदकुशी कर ली। इन लोगों के साथ आपने, दूसरों ने, सियासतदानों ने, डेमोक्रेट्स ने और अहमक लोगों ने ज़्यादती की। वो खुली सरहदें चाहते हैं, ओपन बॉर्डर्स जो है वो चाहते हैं। वो आपको बच्चों के लिए ट्रांसजेंडर नज़रियात और पॉलिसियाँ जो है वो चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मर्द ख़वातीन के खेलों में हिस्सा लें। वो ज़्यादा टैक्स चाहते हैं। उन्होंने हमारे टैक्स बिल की मुखालफत की क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा टैक्स अदा करें, क्योंकि वो पागल हैं, इनमें कुछ खराबी है और आप में भी कुछ खराबी है। ये अफसोसनाक बात, मैं उन गाला का डंडे आ गया। इससे पहले उसने बेंजामिन नेतन्याहू को गालियाँ निकाली थी, और अब जो है वो CNN की रिपोर्टर के साथ जो है उसने बदतमीज़ी शुरू कर दी। मैं एक्चुअली जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, ये वीलॉग, तो मेरे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने कहा कि ये कितनी अजीब सी बात है कि ये हर वक्त जो है वो रिपोर्टरों के साथ लड़ पड़ता है, अगर ये पाकिस्तान में हो तो क्या हो। मेरा ये मौक़िफ़ था इस बात के ऊपर कि बेसिकली पहली दफ़ा जब कोई चीज़ होती है ना तो वो आपको अजीब लगती है, दूसरी दफ़ा होती है वो फिर आपको थोड़ी सी कम अजीब लगती है, तीसरी दफ़ा और कम होता है, चौथी दफ़ा बंदा कहता है बंदा ही पागल है, ऐसे गल करता है। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर भी जो है, मतलब मैं वैसे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि बहुत सी दफ़ा जो है वो कहा जाता है कि देखें जी शऊर दे दिया गया है, शऊर दे दिया गया। मैं किसी जमात का नाम नहीं ले रहा जी, शऊर दे दिया गया। शऊर, उसी शऊर के अंदर जो है वो जो पूरा एक पैकेज है, उसी शऊर के अंदर गालियाँ निकालना भी शामिल है, उसी शऊर के अंदर औरतों से बदतमीजी भी शामिल है, उसी शऊर के अंदर जो है वो राह चलते किसी बंदे के साथ जो अपनी बेशक फैमिली के साथ भी जा रहा हो उसके साथ भी बदतमीजी करना जो है वो ज़रूरी है। औरतों का लिहाज करना भी ज़रूरी नहीं है, औरत हो, कोई भी हो, बुजुर्ग हो, लड़ पाओ देना। तो ये शऊर की पैकेजिंग के अंदर ये चीज़ आ गई, और अब ये दिस इज़ द न्यू नॉर्मल नाउ कि भाईजान हाँ जी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये कहता है तो सही कहता है। मतलब ऐसा ऐसे इस शऊर की पैकेजिंग के अंदर वो गंदगी फैलाई गई इस हमारे माशरे के अंदर कि जिसकी कोई इंतहाई क्यों नहीं। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ वो आप खुद ही जो है वो डिकोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जनाब ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं मुश्तबा खमानाई, उनका एक रिटन बयान जो है वो सामने आया है, और उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इजराइल जंग में नाकामी के बाद ईरान के अंदर तकसीम का बीज बोना चाहते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि दुश्मन को ईरान के साथ महाज लड़ाई में शिकस्त हुई है और अब उसे अब जिल्लत का सामना है। दुश्मन अब अपनी तवज्जो हाइब्रिड जंग पर मरकूज़ कर रहा है और उसके लिए जो आला इस्तेमाल कर रहा है वो शक, मायूसी और बदएतमादी फैलाना है। मुश्तबा खमानाई का मजीद कहना था कि अमेरिका की क़यादत में साम्राज्य ने पिछले 80 साल में इसराइल के नाम से एक फ़ौजी अड्डा बनाया है, और वो ग्रेटर इसराइल यानी दरिया फ़रात के मशरक़ में झूठे नाजायज़ जोग्राफिया की मशरक़ी सरहद पर एक मजबूत आज़ाद ईरान के वजूद को कबूल नहीं करते। तो इस तरह इंप्रेशन आ रहा है कि मुश्तबा खमानाई अब काफ़ी हद तक जो है वो एक्टिव होना शुरू हो रहे हैं, और ज़ाहिर बात है ईरान के अवाम जो है वो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो पब्लिक डोमेन में कब आते हैं और रोज़मर्रा के मामला के अंदर जो है वो कब उन्हें देख पाएंगे। इवन दो ईरान का जो स्टेट मीडिया है वो गाहे बगाहे उनकी तस्वीरें, लेकिन वो पुरानी तस्वीरें हैं। आयतुल्लाह खमानाई के साथ भी अभी रिसेंटली उनकी एक तस्वीर जो है वो ईरानी मीडिया की जानिब से जो है रिलीज़ की गई है, जिसमें दोनों बाप बेटा जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो लेकिन ज़ाहिर बात है पब्लिक को इंतज़ार है। बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप किसी जंगी सूरत हाल के अंदर हों तो आपका जो लीडर है वो आपको फिजिकली नज़र आना चाहिए, उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है पूरी कौम को। तो लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मुश्तबा खमानाई जो है वो पब्लिक डोमेन के अंदर जो है वो कब आना शुरू होंगे। और साथ ही साथ कुवैत और बहरीन पर ईरान के हमलों के बाद तेल की कीमत जनाब $100 फी बैरल के करीब आ गई है, और आज एशियाई मंडियों के अंदर जो है ब्रेंट नॉर्थ सी खाम तेल की कीमत तकरीबन $97 फी बैरल तक पहुँच गई है। पिछले ये जो जुम्मा गुजरा था उस पर 22 रुपये की कमी की गई थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर। कल दोबारा जुम्मा आ रहा है।
अब मुझे नहीं पता इसके क्या असरात होंगे, उसके ऊपर क्या मजीद दोबारा कीमत जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो फ्लक्चुएशंस हो रही है जो आप देख रहे हैं पिछले कई हफ्तों से बल्कि महीनों से आप देख रहे हैं, उसी की वजह से हुकूमत ने जो है बेसिकली पेट्रोल और डीजल की कीमत को जो है वो हफ्तावार एवेल्युएट करना शुरू किया था। अब मैं ये जो ईरान की जानिब से जो अटैक किया गया है कुवैत के ऊपर और बहरीन के ऊपर, उसमें से कुवैत की ये 1 मिनट की फुटेज जो है ये ज़रा साथ साथ देखिएगा। अब ये फुटेज अगर आप इसको गौर से देखें, इसको स्लो मोशन में भी अगर आप देखें तो एक्चुअली नज़र आ रहा है कि वो ड्रोन एक है जो कमाकाजी ड्रोन होता है, ये वो आके वहाँ पे हिट हुआ है। और कमाकाजी ड्रोन्स जो है वो अब तक जंग के अंदर ईरान ही इस्तेमाल करता रहा है, जबकि ईरान की जानिब से ये कहना था कि जनाब ये बेसिकली अमेरिका का एक पैट्रियट इंटरसेप्टर था जो मैल फंक्शन कर गया था और उसकी वजह से हुआ है। लेकिन ये क्लियर कट वीडियो फुटेज के अंदर जो है वो जो ड्रोन नज़र आ रहा है वो लग यही रहा है कि वो ईरान की जानिब से किया गया, क्योंकि मतलब उसमें अब ये दूसरा एंगल है, ये दूसरे एक सीसीटीवी फुटेज है लाउंज के बाहर की, वहाँ से देखा जा सकता है। और ये अंदर की जो लाउंज एरिया है वहाँ पे देखिएगा जब ये धमाका होता है तो लोग जो है वो किस तरह अपनी जान बचाते हैं। और जो छत है वो बेसिकली शीशे की है और वो उसके जो है वो टुकड़े नीचे आके गिरते हैं और लोग जो हैं वो अपनी जानें बचाने की भरपूर जो है वो इसमें कोशिश करते हैं। और ये उसकी तस्वीर हैं जो जब धमाका हुआ है तो उसके बाद उस एयरपोर्ट का क्या हाल हुआ है ये आप इससे वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। अब ज़ाहिर बात है ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं इससे होता क्या है कि जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूं तो इस वक्त ऑब्वियसली पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो है ये फुटेजेस देखी जा सकती हैं। और जब ये जाहिर बात है अगर हम ये सारी फुटेज देख रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम भी ये फुटेजेस देख रही होती है। और जब ये वो ये फुटेजेस देखती हैं तो उनके लिए इस जंग को ख़त्म करने के हवाले से प्रेशर और भी ज़्यादा डेवलप होता है। और जिस तरह उनके अमरीकी मायने नुमाइंदगान ने एक करारदाद मंजूर की है वो एक और एडेड प्रेशर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आता है। तो इसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। और जिसकी वजह से जो CNN की रिपोर्टर के साथ जो बदतमीज़ी हुई वो उसका एक एविडेंट मतलब निशान है कि आखिर इतनी फ्रस्ट्रेशन जो है वो क्यों बढ़ रही है। इसके अलावा इजरायली मीडिया में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में जनाब दावा किया गया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लबनान से मुतल्लिक अमरीकी मुतालबात मनवाने के लिए इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की अहलिया सारा नेतन्याहू के ऊपर जो है वो दबाव डाला, उसकी बेगम के ऊपर, बेंजामिन नेतन्याहू की बेगम के ऊपर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो दबाव डाला। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली कारोबारी शख्सियत रोनी मानी ने दावा किया है कि ट्रंप ने सारा नेतन्याहू को खबरदार किया कि अगर लबनान के हवाले से अमरीकी मौक़िफ़ और मुतालबा तस्लीम ना किए गए तो नेतन्याहू को कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उनके बेटे यायर नेतन्याहू को अमरीका से बेदखल करने और ख़ानदान के अमरीकी असासे मुंजमद करने जैसे इक़दाम भी ज़ेर गौर आ सकते हैं। मतलब एक किस्म की उसने डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो नेतन्याहू ख़ानदान की जो है वो आर्म ट्विस्टिंग की है कि बंदे दे पुत्र बन जाओ वरना तुहाडे नाल आया होएगा ये सारा कुछ। तो इसके अलावा रोनी मानी के मुताबिक ट्रंप ने सारा नेतन्याहू को ये यकीन दहानी कराई है कि अगर आइंदा इंतखाबात में नेतन्याहू को शिकस्त हुई या और वो हार भी गए तो उनके ख़ानदान को अमरीका के अंदर जो है वो पनाह दे दी जाएगी। इजरायली कारोबारी शख्सियत का मजीद कहना था कि सारा नेतन्याहू ने ट्रंप से गुफ्तगू के दौरान अमरीकी मौक़िफ़ की हिमायत की और बाद में वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर लबनान से मुतल्लिक अमरीकी मुतालबात तस्लीम करने के लिए दबाव डाला। दावा किया गया कि इसके बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से रब्ता किया और लबनान के मामले पर अमरीकी मौक़िफ़ से उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया। ताहम इन दावों की ताहाल किसी आज़ाद और मोतबर ज़रिए से तस्दीक नहीं हो सकी है। इसके साथ साथ जनाब अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ऐलान किया है कि इजराइल और लबनान जंगबंदी के नफाज पर मुत्तफ़िक हो गए हैं। महकमा ख़ारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक दोनों ममालिक में जंगबंदी का मुआहदा दीगर शराइत के साथ साथ हिज़्बुल्लाह की जानिब से हमलों के मुकम्मल खात्मे से मशरूत है। बयान में कहा गया कि तमाम ममालिक ने इस बात की तौसीक़ की है कि इजराइल और लबनान के दरमियान ताल्लुकात का मुस्तक़बिल दोनों खुद मुख्तार हुकूमतों को ही तय करना चाहिए। उन्होंने किसी भी रियासत या गैर रियासती अंसर की जानिब से लबनान के मुस्तक़बिल को यरगमाल बनाने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। लेकिन दूसरी जानिब गज़ा में जनाब इजरायली हमलों में रिहायशी इमारतों को जो है निशाना बनाया गया है। गज़ा के ऊपर जो है वो इजराइल की जानिब से दोबारा हमले शुरू कर दिए गए हैं। इससे पहले लबनान और इससे पहले ईरान और अब दोबारा गज़ा के ऊपर जो है वो इजराइल ने दोबारा हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में 9 फ़लस्तीनी जो हैं वो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं। इन हमलों में घरों में आग भड़क उठी और वसी पैमाने के ऊपर जो है तबाही हुई है। वाक़े की वीडियोज़ में इमदादी कारकुनों को आग के शोरों के दरमियान रेस्क्यू कार्रवाइयाँ करते हुए देखा जा सकता है, जबकि एम्बुलेंस ज़ख्मियों और मुतासिरीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ जनाब तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में एक सहाफ़ी के सवाल के जवाब में वाज़ेह किया है कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुतालिक कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की गई और उन्होंने कहा कि हम इस किस्म की खबरों की तरदीद करते हैं। भारत से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चिनाब ब्यास लिंक टनल के हवाले से टेंडर्स तलब किए गए हैं।
ये सिंध तास मुआहदे और जनीवा आबी कन्वेंशन समेत दीगर आलमी आबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। भारत ने पाकिस्तान को इन आबी मनसूबों की रस्मी तौर पर कोई इतला नहीं दी है। अब ये बेसिकली मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। ब्यास लिंक टनल जो है ये दरिया सतलुज के ऊपर जो है, जो बेसिकली इंडियन साइड से जो आता है, वहाँ पे ये बनाया जा रहा है। और इसका मकसद ये है कि सतलुज का पानी जो है उसको डाइवर्ट किया जाए। और बेसिकली वो जो इंडस वाटर ट्रीटी जिससे भारत जो है इस वक्त एक किस्म का दस्तबरदार हुआ है, ये उसी के अंदर जो है बेसिकली वो टनल बनाना चाह रहा है। और उसके लिए अखबारों के अंदर, वहाँ पे भारत के अखबारों के अंदर जो है उसने इश्तिहारात दिए हैं। और उसके बाद ये डिबेट जो है वो शुरू हुई है कि अगर आपने जो है वो मतलब इस किस्म के टेंडर्स के इश्तिहारात दिए हैं तो इसका मतलब है कि अब ये टनल जो है वहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ये उससे मुतालिक बेसिकली सवाल था जिसका पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने जो है वो जवाब दिया है। इसके अलावा कुछ लोकल पॉलिटिक्स की तरफ भी आते हैं। सेनेटर फैसल वाडा साहब बड़ी देर के बाद जो है वो दोबारा हरकत में आए हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हिंदुस्तान को जंग में बदतरीन शिकस्त दी और पाकिस्तान के बाद सिर्फ खित्ते तक महदूद नहीं रहे बल्कि बैन अल-अक़वामी तौर पर पूरी दुनिया के अमन के लिए खुद बतौर फ़र्द वाहिद ज़बरदस्त किरदार अदा किया है। ना सिर्फ पेचीदा मुज़ाकरात की राह हमवार की बल्कि मुमकिन अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग खुद अपने हाथों से कर रहे हैं। दुनिया के तज्ज़िये और दावे कुछ भी हों, सब गलत साबित होंगे। इंशाअल्लाह अकेले फील्ड मार्शल पाकिस्तान की दारुल हुकूमत में तारीख रकम करेंगे। उम्मीद है कुछ दिनों या हफ्तों में पाकिस्तान में बड़े आलमी रहनुमाओं के साथ दुनिया के अमन की वो तारीख होगी जिसका किसी ने गुमान भी नहीं किया होगा। पाकिस्तान और फील्ड मार्शल वर्ल्ड ऑर्डर में नुमाया तौर पर नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। तो फैसल वाडा साहब ने जो है वो फील्ड मार्शल की काफ़ी तारीफ़ की है। इसके साथ साथ जनाब आलमी और इलाकाई तनाज़ात के बायस ड्रोन्स की बढ़ती हुई तलब के पेश नज़र भारत रवा साल मुकामी कंपनियों से जनाब $2 अरब से ज़ायद मालियत के फ़ौजी ड्रोन्स खरीदने का इम्कान रखता है। $2 अरब के जो है वो भारत ड्रोन्स खरीदने जा रहा है। अब जाहिर बात है ये पाकिस्तान का डर है और जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी है ये उसी के बाद जो है वो इधर भी पैसा लगाओ उधर भी पैसा लगाओ और ड्रोन्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा पैसा लगाने के ऊपर जो है वो फोकस हो रहा है। और ये अब तक की ड्रोन्स की जो है वो भारत की सबसे बड़ी ख़रीदारी होने जा रही है, $2 अरब की। जो एक तंजीम है, सनती तंजीम है जो ड्रोन्स बनाती है इंडिया के अंदर, उसके मुताबिक मनसूबाबंदी आखिरी मराहिल में और ड्रोन्स की फरामी 18 से 24 माह के अंदर मुतवक्के है। यह हालिया सरकारी ऑर्डर के मुकाबले में नुमाया इजाफा होगा जिनकी मालियत $30 अरब भारतीय रुपए यानी कि $313 मिलियन थी और जो टेक्निकल क्लास ड्रोन्स के लिए दिए गए थे। इससे पहले यानी तकरीबन $313 मिलियन के जो है वो ड्रोन्स भारत ने खरीदे थे, लेकिन अब सीधा इसको कितने टाइम्स बढ़ा के $2 अरब के ड्रोन्स जो है वो भारत खरीदने जा रहा है। अगले मरहले में भारत में टेक्निकल ड्रोन्स की खरीदारी $200 अरब यानी $2 अरब से भी ज़्यादा हो सकती है। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया 550 से ज़्यादा कंपनियों की नुमाइंदगी करती है और हुकूमत के साथ मिलकर वो ये काम करती है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का डर है जो उनकी जेबों से जो है $2 अरब अब निकालने लगा है कि जनाब ये हमें ड्रोन जो है वो ख़रीदना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सदर, उनके सरबरा जनाब नवाज शरीफ साहब निजी दौरे के ऊपर जो है जनीवा रवाना हो गए हैं और नवाज शरीफ जनीवा में दोस्तों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे और दौरे के दौरान अहम सियासी अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामला पर तबादला ख्याल भी मुतवक्के है। अच्छा, मैंने एक्चुअली जब ये खबर पढ़ी तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी कि आम तौर पर जब भी कोई सियासी जमात इलेक्शन लड़ रही होती है तो उसका पूरा जो तंजीमी ढांचा होता है वो सिलेक्शन के ऊपर फोकस करता है। 24 सीटों के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान में इतवार को इलेक्शन होने जा रहा है। अभी नवाज शरीफ साहब जो है वो गिलगित के अंदर जाके वहाँ से खिताब करके आए हैं, इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गए थे, लेकिन इतना को वो डिसएसोसिएट हो चुके हैं। इवन दो एक्चुअली उन्होंने जो खिताब किया उस खिताब के बाद भी बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई कि पुराने जख्म जो है दोबारा कुरेद रहे हैं नवाज शरीफ साहब। और बहुत से सीनियर जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने कहा था, बल्कि नुसरत जावेद साहब ने शायद कहा था कि काश ये जाते ही ना, बेहतर था कि ना ही जाते तो बेहतर था। तो आप सिर्फ ज़रा इंटरेस्ट देखिए कि मुस्लिम लीग नून का जो सदर हैं जब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वो पाकिस्तान में नहीं होंगे। मतलब वो कितना को अब इंटरेस्ट है उनका पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, उन्होंने अपने आप को कितना को अलग कर लिया हुआ है कि वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, जिनीवा चले गए हैं जहाँ पे वो दोस्तों के साथ जो है वहाँ पे मुलाकातें करेंगे। सो आई डोंट नो, आई मीन मैं जानता हूँ, आई हैव कवर्ड द इलेक्शंस, मैं जानता हूँ कि जब इस किस्म के इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो जो पार्टी के रहनुमा होते हैं उनकी तमाम तर नज़रें जो हैं वो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर होती हैं। आसपास 5-5, 6-6 फ़ोन उनके पास पड़े होते हैं, पीएस के पास पड़े होते हैं, पीएसओस के पास पड़े होते हैं, जो बेसिकली उनको हर लम्हे की जो है वो अपडेट दे रहे होते हैं, अगर आप वाकई पॉलिटिकली इतने एक्टिव हों तो। लेकिन अगर आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या इलेक्शन होता है, किस तरह होता है, आपको परवाही कोई नहीं है, तो मियाँ साहब जो है जनाब वो जिनीवा चले गए हैं। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है
कहते हैं ये 8 फरवरी 2024 के मुतनाज़ा आम इंतखाबात को 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फॉर्म 47 में मुबैना रद्द-ओ-बदल के इल्ज़ामात पर मबनी ज़्यादातर दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स में एक भी कामयाबी हासिल करने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, ये पहले पूरी खबर पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इस पर एनालिसिस देना चाहूँगा। कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के एदाद शुमार के मुताबिक 374 में से 246 दरख्वास्तों का फैसला हो चुका है। अच्छा, अगर 374 में से भी 246 दरख्वास्तों का फैसला हो चुका है तो इसका मतलब है अभी भी 100 से ज़्यादा दरख्वास्तों का फैसला होना बाकी है। ठीक है, ये तकरीबन 2/3 तादाद है और हैरानकुन तौर पर 242 दरख्वास्तें जो है मुस्तरद की जा चुकी हैं, यानी 246 में से 242 दरख्वास्तें जो फैसले जिनके आ चुके हैं वो मुस्तरद की जा चुकी हैं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने तकरीबन 55% दरख्वास्त 46 कौमी असम्बली और 120 सूबाई असम्बली की नशस्तों के मुतालिक दायर की, जिनमें 12 ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फॉर्म 47 में आर्जी मजबूरी नताइज को पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 के नताइज से गैर कानूनी तौर पर तब्दील किया गया है। असल मुद्दा ये था ना कि ये फॉर्म 45 में जो कुछ लिखा हुआ है वो फॉर्म 47 में रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा, वहाँ पर नंबर ही कुछ और लिखे हुए हैं। ताहम फैफन के मुताबिक जिन दरख्वास्तों पर फैसला हो चुका है उनमें किए गए दावों में से एक भी कामयाब नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल ने पीटीआई से मुंसलिक दरख्वास्तों को बड़ी हद तक, अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूनल ने पीटीआई से मुंसलिक दरख्वास्तों को बड़ी हद तक तरीक़ाकार की बुनियाद पर, यानी कि टेक्निकलिटीज़ या फिर शवाहिद की अदम दस्तयाबी के बायस जो है मुस्तरद किया, लैक ऑफ एविडेंस, इस बुनियाद के ऊपर जो है मुस्तरद किया। अच्छा, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैं बात करता हूँ। फैफन के मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि मुस्तरद शुदा दरख्वास्तों में से 123 नाकाबिल समात करार देकर खारिज की गई, जिनमें 44 कौमी असम्बली और 79 सूबाई असम्बली के हल्कों से मुतल्लिक थी। मजीद 26 दरख्वास्तें इस बुनियाद पर मुस्तरद हुई कि इल्ज़ामात मुकदमे के दौरान साबित ना हो सके। इसके अलावा 12 दरख्वास्तें वापस ले ली गई, 16 अदम पैरवी पर खारिज हुई, जबकि 2 दरख्वास्तें मुख्तलिफ वजूहात जैसे कामयाब उम्मीदवार की वफात या इस्तीफ़े की बुनियाद के ऊपर जो मुस्तरद हुई। अब ये जो एक लाइन है ना, इसके अंदर जो मैं बात कर रहा था कि जनाब ट्रिब्यूनल ने पीटीआई से मुंसलिक दरख्वास्तों को बड़ी हद तक तरीक़ाकार की बुनियाद के ऊपर या फिर शवाहिद की अदम दस्याबी के ऊपर मुस्तरद किया। अंसार अब्बासी साहब ने अच्छा किया, मतलब नंबर्स वगैरह सारे शेयर किए हैं, लेकिन बात इतनी सिंपलिस्टिक है नहीं जितनी सिर्फ नंबर गेम से शो हो रही है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जो है वो जिस तरह ये केसेस चले हैं और जिन टेक्निकल बुनियादों के ऊपर जो है वो ये इन ट्रिब्यूनल्स ने इन दरख्वास्तों को मुस्तरद किया है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि वहाँ पे जिनकी दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं वो सारे यही कह रहे हैं कि जनाब वो आपने यहाँ नहीं साइन किया हुआ था, आपने लेट क्यों जमा कराई, आपने वो क्यों नहीं किया। जो असल मुद्दा था कि एक्चुअली क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर था, मेरी राय में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने इसके अंदर जो किरदार अदा किया है वो काबिल एतबार नहीं है, वो बिल्कुल भी काबिल एतबार नहीं है। और इस बुनियाद के ऊपर ये कह देना कि जनाब इतनी दरख्वास्तें थी और इतनी दरख्वास्तें जो रिजेक्ट हो गई, तो बाद ये इसका मतलब है कि फॉर्म 45 और 47 का मसला कोई नहीं था। 2024 का इलेक्शन फॉर्म 47 और 45 का मुतनाज़ा तरीन एक इलेक्शन था। मैंने खुद इसके जो है वो फॉर्म 45 मैंने खुद देखे हैं, मैंने सब ने रिपोर्टेड है। इसमें ये बात गलत है अगर कोई कहे कि नहीं जनाब ऐसा तो कुछ था ही नहीं। और चूंकि ट्रिब्यूनल ने कह दिया तो इसका मतलब है सब कुछ। ये ट्रिब्यूनल ने जिस तरीके से कार्रवाई की, जिस तरीके से फॉर्म 45 और 47 को खंगाला, वो सबके सामने है और हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने क्या किरदार अदा किया। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।